मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि सीमांचल में विकास नहीं हुआ है, अंडर डेवलपमेंट है वहाँ पे, तो ये चुनाव के समय ही आपको ये ध्यान क्यों आया? आपने पहले कभी जाकर देखा वहाँ पे? कभी इसका ख्याल किया आपने? चुनाव के समय याद क्यों आया? तो चुनाव के समय ही तो सब याद आता है ना भाई। कोई एनजीओ तो नहीं चला रहे आप और हम, कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और हमारा मानना यह है कि पॉलिटिकल पावर जब मिलेगा तो बिहार की असेंबली में सीमांचल के बारे में कोई बात करने वाला तो होगा, जो डिबेट करवाएगा और कहेगा कि भैया ये सीमांचल की हालत कर दी, इसको सुधारो, ये सही करना पड़ेगा। सीमांचल की आवाम तड़प रही है, चाहे वो कोई मजहब का हो, बरादरी का हो या ओबीसी हो, तो करना पड़ेगा। वो इशू है हमारे लिए पोल प्लैंक है सीमांचल का इशू। वैसी साहब, आपने एक सवाल उठाया कि जितने मुसलमान हैं बिहार में उतनी उनकी नुमाइंदगी नहीं है, विधानसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है। तो सीमांचल की 24 सीटों पर आप कितने ऐसे टिकट, चूंकि वहां पर मुस्लिम बहुतायत जरूर है लेकिन बाकी तबके भी रहते हैं, क्या टिकट आप मुस्लिम से हटकर दूसरों को भी देंगे? यकीनन देंगे सर। मैं आपको इसकी मिसाल दे रहा हूं। महाराष्ट्र में हमने 24 सीट लड़ी थी, जिसमें से हमने 6 नॉन मुस्लिम्स को दिया, जिसमें से 4 ओबीसी थे, 2 दलित थे और 1 दलित कैंडिडेट को हमने सपोर्ट किया था। औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, हैदराबाद में, तेलंगाना में हमारे पास दलित बीसी कॉरपोरेटर्स हैं। यकीनन देंगे, क्यों नहीं देंगे? रोहित। हाँ, ओवैसी साहब, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि सीमांचल में आप 24 सीटें लड़ने जा रहे हैं। अभी फैसला नहीं किए। ठीक है, अगर अभी नहीं किए तो आसमान गिर रहा है। ठीक है, अगर 24 सीटें लड़ने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है पूरे बिहार में आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां के लिए आप बड़े परेशान हैं वहां के लोगों को लेके, तो आखिर स्थितियां कैसे बदलेंगे? अगर आप 10-20 सीट भी वहां जीत जाते हैं, सरकार आपकी बननी नहीं है, तो क्या किसी सरकार में आप यहाँ जुड़ेंगे, चाहे वो बीजेपी की हो या फिर लालू प्रसाद या नीतीश की हो? क्या करेंगे, कैसे हालात बदलेंगे आप? अब मुस्तकबिल में क्या होगा मुझे तो नहीं मालूम। अगर आज तक का सर्वे सही है तो फिर वो गवर्नमेंट बना देंगे, मुझे नहीं मालूम। मगर हम तो कोशिश करेंगे कि बीजेपी की सरकार ना बने, अपने वोट्स अपने पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करते हुए। और तीसरी बात यह है कि देखिए, बिहार की असेंबली में अगर कोई इस इशू को उठाएगा, यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि इस पर फोकस होगा, सीमांचल के इशू के ऊपर। और डेवलपमेंट पर लड़ना पड़ेगा, आपको पहले पुकारना पड़ेगा। उर्दू में कहावत है कि जब तक आप रोते नहीं तो मां दूध नहीं पिलाती। तो ये काम करना पड़ेगा और उठाना पड़ेगा। ये बताइए ओवैसी जी, अगर कल सोनिया गांधी, जिसके यूनाइटेड फ्रंट के आप एक हिस्सा थे, या लालू प्रसाद, जिनके साथ आपकी एक समय में अच्छी रिलेशनशिप थी, अगर वो फोन उठाए और कहे ओवैसी जी ये चुनाव मत लड़िए, आप महागठबंधन के साथ जुड़ जाइए या कम से कम इस चुनाव में मत लड़िए, तो क्या करेंगे आप? मैं बोलूंगा राजदीप सरदेसाई से बात करके बताऊंगा। क्या बात है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपने अब 100% डिसाइड किया है कि आप चुनाव लड़ेंगे, या केवल आप देख रहे हैं कि पटना की जमीन क्या कह रही है, सीमांचल की जमीन क्या कह रही है, और आप एक तरह से कुछ दिनों बाद तय करेंगे? मैं पटना की जमीन या पटना साहिब के असेंबली सीट के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं सीमांचल की बात कर रहा हूं। मैं सीमांचल में ही लड़ूंगा और वहीं से अपने कैंडिडेट खड़ा करूंगा। 100% लड़ेंगे? 100% लड़ेंगे। लास्ट मिनट कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई डील नहीं करेंगे आप? अभी डील हो गई तो इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। कोई सवाल नहीं? बिल्कुल नहीं। हाँ, वैसे साहब ये बताइए कि आपका दुश्मन नंबर 1 यहाँ कौन होगा? जो मुस्लिम वोट के ठेकेदार बने हुए हैं, आरजेडी जेडीयू या फिर बीजेपी आरएसएस? देखिए, आज जरूरत इस बात की हमारे मुल्क को, सिर्फ मुसलमान दलित को नहीं बल्कि फिरका परस्ती और मौका परस्ती दोनों इससे नुकसान पहुंच रहा है, और दोनों बराबर के जहर हैं। अब जहर को कम करने का तरीका यह है कि जब बीमारी फैल जाती है तो कभी आपको दवा देना पड़ता किडनीज के लिए, तो कभी दवा देना पड़ता हार्ट के दर्द को रोकने के लिए। तो देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, मुकाबला तो यकीनन हम अपने कैंडिडेट्स को कामयाब करेंगे। और हम फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि बीजेपी को रोकना है, वो बात बिल्कुल सही है, मगर ये जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है
चाहे वो आरजेडी के ज़माने में हो या इस ज़माने, इस एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म होना पड़ेगा। ये नहीं चल सकता कि आप सिर्फ वोट ले लेंगे और वोट लेने के बाद जैसा कि सीमांचल को भूल गए। इश्यूज कई हैं डेवलपमेंट के, आप बता दीजिए कि सोशो एजुकेशन इंडिकेटर्स कितने इंप्रूव है मुसलमानों के, एम्पिरिकल डेटा सामने रख दीजिए, बता दीजिए कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। मुझे झूठ साबित कर दीजिए, मेरे पास डेटा है, मेरे पास रेलेवेंट डेटा है, मेरे पास पटना का ADRI की 2004 की रिपोर्ट है, मेरे पास माइनॉरिटी अफेयर्स ने, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज दिल्ली ने 2008 में जो बेस सर्वे कराया 7 MCD जिले का बिहार का, उसका डेटा मेरे पास है। मालूम हो जाएगा कितना डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ। सर लेकिन अगर आप लगातार इसी तरह से बात करें, मुसलमानों का जो विकास नहीं हुआ है, कल इस देश में हर कोई नेता आकर कहेगा मेरे समुदाय का विकास नहीं हुआ, मैं क्यों उस नहीं होना समुदाय चाहिए? सबका होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। क्या खाली एक मुट्ठी पर लोगों का विकास होगा? सबका विकास होना चाहिए और सबको तरक्की के मौके मिलने चाहिए। भाई आप बताइए कि 86% मुसलमान अगर रूरल एरिया में रहते हैं राजदीप, 45 से 50% मुसलमान जो है कर्जों में डूबे हुए हैं। ये मेरा नहीं है, ADRI की रिपोर्ट है। आप बताइए इसके लिए क्या करेंगे? तो ये जरूरी है, ये खत्म हो, मौके सबको, अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। यही तो कामयाबी होगी डेमोक्रेसी की। नहीं बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल सही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जो नहीं है इस समय। मेरा आपसे इतना ही सवाल है कि अगर इसी तरह की राजनीति हुई तो क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं होती? कैसे वोट बैंक की राजनीति होगी? मैं कह रहा हूं कि मुझे स्कूल चाहिए, मैं कह रहा हूं मुझे यूनिवर्सिटी चाहिए, मैं कह रहा हूं कि मुझे हॉस्पिटल चाहिए, मैं कह रहा हूं कि गैर जरूरी टारगेट मत करिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। तो इससे मुल्क तरक्की होगा ना राजदीप। अगर हिंदुस्तान को 8-9% ग्रो होने का है तो 17 करोड़ मुसलमान को कैसे छोड़ेंगे आप? और 17 करोड़ में 10 करोड़ नौजवान हैं। और आप समझते हैं केवल पॉलिटिकल पावर से ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। केवल 50 मुस्लिम MPs आने से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का, मगर जिसके पास ताकत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक सवाल है ओवैसी साहब, आपने सीमांचल की बात की, सीमांचल एरिया से कुल मिला के 9 सर MLA आपने मुझ पर इल्जाम लगाया था, मैं आज तक पर देखा था कि ये अजय आलोक JDU के हैं। आपने इल्जाम लगाया था कि मैंने पैसे लिए। सर कितने पैसे लिए मैं आपको पूरे अभी देने तैयार हूं, बताइए कहां है पैसे वो। मैं सवाल नहीं सर, नहीं सर, सवाल आपने आज तक पर मुझे बताया था, अंजना ओम कश्यप प्रोग्राम में थी जिसमें आपने कहा कि मुझे पैसे मिले। सर वो पैसे मैं आपकी पार्टी को फंड में दे देता हूं, चलिए ले लीजिए आप। अच्छा, पूरे दे देता हूं मैं। पैसे कहां है बताइए सर, मुझे भी जरूरत है सर। कहां है पैसे? सबको जरूरत नहीं, कहां है सर? सबको नहीं सर, कहां है? नहीं, आप सवाल करिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि पटना आने का मकसद कामयाब हो गया, कि आपसे मिल की मुलाकात हो गई। ओवैसी साहब मैं मिलने ही वाला था आपसे। क्योंकि मैं ढूंढ रहा था आपको, कहां मिलेंगे आप? मैं मिल आपसे गया। मिलने वाला था। नहीं, पैसे कहां हैं? आखिर पैसे कहां हैं? आपने तो कहा, अरे आप सवाल ले लीजिए। अरे आपने तो कहा था जो इस तरह के इल्जाम करेंगे आप उनके खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन नहीं राजदीप, मैं डालूंगा, मगर अब मिल चुके हैं तो पूछ रहा हूं भैया कहां है पैसे? चलिए वही बताएंगे आप। अरे कहां है? एक मिनट, हम मेरा ये सवाल है ओवैसी साहब, सवाल ले लीजिए, सवाल आप ले लीजिए। बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष ताकतों की बात करते हैं सब, आपके अपनी जगह पे आप बिल्कुल सही हैं, जमहूरियत में चुनाव लड़ने का भी अधिकार सबको है। लेकिन सीमांचल में जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वहां से 9 मुस्लिम विधायक हैं, 2 मुस्लिम MP हैं, एक RJD का है, एक कांग्रेस का है, और बहुत जमानों से आते आ रहे हैं। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद आज तक सीमांचल के जितने मुसलमान विधायक या MP हुए हैं उन्होंने अपने क्षेत्र की अनदेखी कर दी और अकेले मुसलमानों का नुमाइंदा हिमायतगार आप बन गए यहाँ पे? अगर ऐसी बात थी तो कोसी के फ्लड के समय आप कहाँ पे थे? क्योंकि सीमांचल का बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित हुआ। सुन लीजिए, कोसी के वक्त भी हमने अपने तरफ से जो इमदाद करना था किए। मेरा आपसे सवाल है, आप तो यहाँ के पैदाइशी हैं, मैं तो आउटसाइडर हूं ना सर। सुन लीजिए, कैमूर में आबादी 1,60,900, स्कूल की तादाद 56, किशनगंज में वही आबादी और स्कूल 25। मैं रोका था आपको स्कूल देने से, मैं रोका था आपको। और सुन लीजिए, ठहरिए, मैं आया हूं, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं प्रूफ दे रहा हूं, मैं आपकी तरह बुज़दिल नहीं हूं। सुनिए, और एक बात सुन लीजिए, आपके चीफ मिनिस्टर नालंदा को 9 करोड़ की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं, अररिया को 45 लाख रुपए, ये RTI से निकाला गया है।
इसका जिम्मेदार मैं हूं। अच्छा सुनिए सर, आपके कारनामे डेटा टेक्निकल लेके हम लोग भी बैठ सकते हैं। सुनिए ना, डेटा पे बहुत बात हो जाएगी। जब आप मिले हैं तो मेरा गुस्सा निकालने दीजिए, आप पर तो नोटिस नहीं निकालिए, आप स्वतंत्र हैं। टेक्निकल और मेडिकल कॉलेज मैं रोका आपको, एक भी नहीं है। सुनिए सर, प्राइमरी स्कूल, आपको प्राइमरी इतनी फिक्र है सीमांचल की, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की तादाद, अररिया में आबादी 28 लाख, बेगूसराय में भी इतनी आबादी, 11,000 टीचर बेगूसराय में और 7,000 अररिया में। सर क्या कर रहे हैं आप? सर ये आईना आपके लिए काफी नहीं है और आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं इन्हीं इश्यूज पर लड़ रहा हूं। सवाल सीमांचल के मुस्लिम विधायक का नहीं है, सवाल जो पावर में पटना में बैठे हैं वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है सीमांचल के ताल्लुक से। सिर्फ सीमांचल की बात नहीं है, सीमांचल ये बताइए, मुसलमानों के लिए हर पार्टियां हमदर्द है। पूर्णिया डिवीजन सबसे बैकवर्ड है नहीं है बिहार में। क्या आप कहीं ना कहीं मानते हैं यानी या समझते हैं कि जितने भी मुस्लिम विधायक हुए हैं या जितने भी मुस्लिम सांसद हुए, केवल बिहार में नहीं लेकिन देश के अन्य राज्यों में भी, उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया है? आज अगर समाज राजदीप, ये जो आंकड़े आपने दिए हैं, क्या कहीं ना कहीं ये इस बात को नहीं दोहराता है कि जो हमारी राजनीति रही है पिछले 67 साल में, उन्होंने केवल मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा है, उनके असली विकास के लिए कुछ नहीं किया है? ये मैं नहीं कह रहा हूं राजदीप, और ये हैदराबाद के भी हैदराबाद की भी हालत इसी तरह से है। राजदीप, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूं। सच्चर कमेटी ने कहा कि अगर कहीं पर पॉपुलेशन के लिहाज से मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन किसी स्टेट में है तो वो आंध्र प्रदेश था उस वक्त। ये सच्चर की रिपोर्ट है। मैं आपसे मैंने कह रहा हूं, सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन, कुंडू कमेटी, क्या कर रहे हैं आप लोग? सर आपकी पार्टी, आपके पिताजी और आप 40 साल से वहां राजदीप, मैं आपको बार बार दावत दे रहा हूं कि हैदराबाद आइए, आकर फिरिए, देखिए, उसके बाद मुझे इल्जाम लगाइए। मेरा एक सवाल है सर, आप अभी दलित और मुस्लिमों के विकास की बात आपने की है, सीमांचल की 24 सीटों पे आप तैयारी कर रहे हैं, बजाप्ता आपने सर्वे कराई है, तो मेरा सवाल ये है कि बिहार के 243 सीट के दलित और मुसलमान काफी आगे चले गए हैं क्या, जो उनकी फिक्र आपकी नहीं है? कृपया इस पर प्रकाश डालिए सर। फिर से बोलिए। बिहार के बाकी सीट जो 243 सीट है आपके सीमांचल के 24 के अलावा, उनकी स्थिति काफी अच्छी है क्या सीमांचल के मुसलमानों और दलितों से? नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि ओवैसी जी 243 सीट लड़े? क्यों नहीं? जब मुसलमानों और दलितों की चिंता है तो 243 पे लड़िए आप। जब सबकी चिंता है मुसलमानों और दलितों की, क्योंकि बाकी जगह पे मुसलमान और दलित दोनों हैं, ना कि केवल सीमांचल में ही। नहीं, मैं आपके सामने आदाद शुमार आंकड़े रख रहा हूं। ADRI पटना में है, स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन की रिपोर्ट है, बेस सर्वे है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री दिल्ली का, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने किया, RTI में एप्लीकेशन डाले। पूर्णिया डिवीजन बिहार में सबसे बैकवर्ड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां मसाइल मुश्किलात नहीं है, हम 24 लड़ रहे तो इतनी परेशानी शुरू हो गई कि पैसों का इल्जाम अब दे भी नहीं रहे हमको। आखिरी सवाल। नहीं ओवैसी साहब, यदि आप सीमांचल में चुनाव लड़ते हैं, 24 सीट पे ही लड़ते हैं मान लीजिए, और आपकी भूमिका सिर्फ एक वोट कटवा बनकर रह जाती है, और आपके वोट काटने से अगर बीजेपी जीतती है वहां पर उन इलाकों में, तो क्या आपको इसका अफसोस होगा? देखिए, अगर आपको नॉलेज, आपने कहा कि आप अगर आपको नॉलेज ऑफ अनसीन है तो आप लिख के दे दीजिए, मैं इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा। आप लिख के दे दीजिए कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आप कंफर्म बोलने वाले हैं। नहीं, देखिए 13 सीटों पे आप मेरी बात सुनिए कि आप वोट कटवा है या नहीं? वोट कट, ये जो इमेज बन गई है, ये जो इमेज बन गई राजदीप, देखिए ये आप और इल्जाम लगाइए, बल्कि डिक्शनरी में जो अच्छे अल्फाज हैं वो भी मुझे इस्तेमाल कर लीजिए। मैं जानता हूं कि कांशीराम को भी इस तरह के इल्जामात का सामना करना पड़ा। मैं कांशीराम के बारे में बहुत पढ़ा हूं। आप जब शुरू हुई इस तरह की बातें सुनना पड़ा। मैं मोटी चमड़ी का हूं और मैं इन बातों से पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैंने तूफानों में अपनी जिंदगी का आगाज किया और इंशाल्लाह इन तूफानों में चिराग जलाऊंगा मैं इंशाल्लाह। एक कोई वहां है, लास्ट क्वेश्चन बताइए सर, माइक ले लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओवैसी भाई, आपने एक भाई ने आपसे क्वेश्चन किया था कि हैदराबाद में सऊदी शेख आते हैं, लड़कियां खरीद के ले जाते हैं। आपने इस बात को एडमिट किया, क्या वो खरीद के ले जाते हैं या निकाह करके ले जाते हैं? ये इस्लाम से ताल्लुक क्वेश्चन है। हमने ये
हमने ये किया कि वक्फ बोर्ड से गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि जो बाहर के लोग आकर निकाह करना चाहते हैं वो अपने सिफारत खाने से, अपने एम्बेसडर से लेटर लेकर आए, और वक्फ बोर्ड में लेटर मिलने के बाद ही कोई भी बाहर का आदमी शादी कर सकते, रूल बनाया गया है। और अगर कोई अपने नफ्स कशी के लिए इस्तेसाल कर रहा है एक मुतबरिक रिश्ते को, तो उसके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। माजी में ऐसा हुआ, मगर अब एक नया कानून बना दिया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि उसको रोक लगेगी इंशाल्लाह। असाउद्दीन ओवैसी, आप पटना आए हैदराबाद से और अब आप सीमांचल जाएंगे। आज तक के पंचायत में आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, असाउद्दीन थैंक यू, ओवैसी। शुक्रिया।